Hello everyone, welcome to my UPSC। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं। 59 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट डिस्कस करेंगे यहाँ 60। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो आप अपनी तैयारी सीरियसली शुरू कर दीजिए। लेट्स बिगिन। विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ये जो विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट आई है, ये किसने जारी किया? विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट, इसमें जो रेफरेंस लिया गया है भारत के लिए, वो रेफरेंस लिया है मुंबई को। किस शहर को रेफरेंस लिया है? मुंबई को लिया है। मुंबई एक व्यापारिक शहर है और मुंबई में जो कानून या जो विनियम है उनको उपलब्ध हुई, उनके जो डेटा हैं उन्हीं के बेस पे ये बनाई है। दूसरा, इसमें जो क्या महिलाओं को काम के निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता है, या जो उनकी मैरिज में क्या प्रॉब्लम्स, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको रेफरेंस लेके और ये रिपोर्ट जारी की गई है। 2023 में जो रिपोर्ट आई है ये 9th एडिशन है। इस श्रृंखला की 9वीं रिपोर्ट है। इसमें टोटल 190 इकोनॉमी 190 देशों की ये रिपोर्ट है, जिसमें क्या आवागमन की स्थिति है, कार्यस्थल क्या है, वेतन क्या है, मैरिज या फिर जो पैटर्निटी मैटर्निटी या इस तरीके की चीजें हैं, मैटर्निटी, या फिर जो उद्यमिता है, संपत्ति है, पेंशन है, इस तरीके से महिलाओं से रिलेटेड जो चीजें हैं, ये 8 इसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, उनके बेस पे रिपोर्ट तैयार की गई है। 8 इंडेक्स। ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। नीचे दी गई घटनाओं आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। रोलेट एक्ट है 1919 में पारित हुआ था। ये रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और ये 19 मार्च 1919 को भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भारत में जो एक राष्ट्रीय मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट उस टाइम शुरू हो गया था, उसको कुचलने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। इस कानून की अध्यक्षता की थी सिडनी रॉलेट ने, और ये सेडिशन कमेटी थी, जो आजकल सेडिशन देशद्रोह एक तरीके से, सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पे ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कानून बनाया था 19 मार्च 1919 को, रोलेट एक्ट। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जब ही ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसमें ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की टोटल 11 मांग थी, 11 डिमांड्स थी, और उन पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रुख नहीं था, सकारात्मक नहीं थी उन डिमांड्स को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। दांडी मार्च भी इसी आंदोलन के साथ ही शुरू किया था, तो दोनों याद रखने आपको। दांडी मार्च भी 12 मार्च 1930 को शुरू की थी दांडी यात्रा, और ये आंदोलन। साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन का गठन है 1927 में किया गया था, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन क्या था? इसमें 7 ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे, ब्रिटिश सांसद थे 7, उनका एक ग्रुप था। और 8 नवंबर 1927 में भारत में जो संविधान में क्या क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं, उनको अध्ययन के लिए ये ब्रिटिश सांसदों का ये समूह भेजा गया था। इसका मेन काम क्या था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म,
उनकी जांच करना इनका काम था, इस कमीशन का। ये 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया ये, और भारत में इसके खिलाफ नारे लगे, साइमन गो बैक। इसका बहुत विरोध हुआ, ये ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट चीजें। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये शुरू हुआ था अगस्त 8, 1942 को। यह आंदोलन है, देखिए उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, और ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प कीजिए, उसके बाद हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने शुरू किया कि पहले आज़ादी, उसके बाद में आप जो भी युद्ध लड़ना है लड़िए, हम साथ देंगे। और मुंबई का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां उस टाइम से शुरू किया था गांधी जी ने ये। तो अब चारों हमारे सामने है, हम देखते हैं इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। सबसे पहले कौन सा है? पहला रॉलेट एक्ट 1919 का, उसके बाद में साइमन कमीशन 1927-28 का, फिर सविना अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो 1942। तो 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए आप लाइक करते रहिए, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप लाइक कर रहे हैं इसीलिए आपको ये पूरे टेस्ट आजकल यहाँ करवाए जा रहे हैं। अदरवाइज आप कंजूसी करेंगे तो फिर इसमें से 30 क्वेश्चन जो यहाँ करवाए जा रहे हैं, हम भी थोड़ी कंजूसी कर लेंगे। तो आप, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर वगैरह करें नहीं करें वो कोई जरूरी नहीं है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वही सपोर्ट काफी है आपका। देशों के साथ ये कुछ सैन्य अभ्यास है, और ये किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? समुद्री साझेदारी अभ्यास है। समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस का है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार ये इंडिया और यूएस का है, भारत और अमेरिका का है। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया का है। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान है, या जंगल में युद्ध, या विशेष बलों के संचालन पे केंद्रित है। जो वज्र प्रहार है भारत और अमेरिका का, वो भी आतंकवाद रोधी या फिर ये जासूसी कार्रवाई पे केंद्रित ज्यादा है। सो पहला और तीसरा इसमें 2 सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक कमेटी बनाई थी, भारतीय स्वतंत्रता कमेटी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता कमेटी है ये, इसकी 1914 में, 1914 में ये इंडियन स्टूडेंट और कुछ क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिलके और इसकी स्थापना की थी जर्मनी में। जर्मनी में इसकी स्थापना की थी, और इसको बर्लिन समिति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार किसी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि किसको बर्लिन समिति कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अभी ये चर्चा में था, कुछ लोग यहां से जाके लंदन में कर रहे हैं, कुछ जर्मनी में कर रहे हैं देश को बदनाम। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक टाइम था जब यहां से गए हुए लोग आजादी के लिए वहां आंदोलन कर रहे थे, अब कोई खालिस्तानी के लिए, कोई पाकिस्तानी के लिए आंदोलन कर रहा है। इसमें कितने युग्म सही सुमेलित है, कितने पेयर सही मैच कर रहे हैं? ये स्टेट है और वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक उत्सव है ये। सिक्किम बुमचू महोत्सव, बुमचू क्या है? एक एनुअल फेस्टिवल है। इसमें ये एक पवित्र जल फूलदान अनुष्ठान होता है जो तासीदिंग मठ है सिक्किम में, वहां पे किया जाता है। तासीदिंग मठ ये बहुत चर्चा में अभी। और सिक्किम में एक रंगीत रिवर और है, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, तासीडिंग मोनेस्ट्री और दूसरा रंगीत रिवर।
दो चीजें ध्यान रखनी है, ये बुमचू महोत्सव सिक्किम का ही है। जो रंगीत नदी है उसके ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पे सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है, वहां पे ये पवित्र जल का बर्तन है जिसको अर्थ तिब्बती में इसको बुमचू कहा जाता है। ये पवित्र जल का बर्तन है, उस पे ये टिका हुआ है सारा, वहां फूलदान वगैरह करते हैं। नागालैंड होजागिरी, देखिए होजागिरी है ये एक डांस फेस्टिवल है और ये एक्चुअली जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है उस अवसर पे किया जाता है, उत्सवों में या लक्ष्मी पूजा के अवसर पे ये होजागिरी डांस फेस्टिवल किया जाता है। ये नागालैंड का नहीं है, ये त्रिपुरा का है। मणिपुर लाई हरोबा ये भी एक शैली है डांस की मणिपुर की, और इसमें एक्चुअली क्या है, ये गॉड गॉडेज से जुड़ा हुआ है एक फेस्टिवल, इसमें डांस फेस्टिवल वगैरह किए जाते हैं और ये मणिपुर का ही है। त्रिपुरा ऊनाकोट, देखिए ऊनाकोट जो है इसको अभी रिसेंटली यूनेस्को ने अभी इसको अस्थायी सूची में शामिल किया है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी, और ये 7वीं या 9वीं शताब्दी का शैव तीर्थ भी है यहाँ पे। और ऊनाकोट का मतलब क्या होता है, ऊनाकोट का अर्थ होता है 1 करोड़ में से 1 कम, ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में चट्टानों काट कर कई नक्काशियां वगैरह भी बनी हुई है। कितने पेयर सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 3 पेयर सही है इसके। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सही है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कितने पेयर सही है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यही पर्पज है इस तरीके से ऑप्शन देने का। गलती नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, वो आपको पीछे ले जाएगा। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ये उस तरीके को है जिसमें आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंचा जा सकता है। कैसे, इसका जो यूज कर रहा है उपभोगकर्ता या जो प्रदाता है, उनके जो उपयोग में आने वाले जो लाभ हैं उनका उचित और एक सही तरीके से उसका बंटवारा हो सके और एक समझौते तक पहुंच सके, ये है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग। उचित न्याय हो, सही तरीके से बंटवारा हो और जिसका है उस तक पहुंचे, बेनिफिशियरी तक। इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में, 29 अक्टूबर 2010 को इस हस्ताक्षरित हुआ था, और ये जुड़ा हुआ है नागोया प्रोटोकॉल से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची निजी पार्टियों को खनन के लिए जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को अवैध घोषित करने का प्रावधान करती है। अभी एक आपने सुना होगा, रिसेंटली उसके एक फेज का इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और ये चल रहा है दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, एक दिल्ली से मुंबई तक हाईवे बन रहा है। और ये हाईवे जो है इसकी एक खासियत है कि ये ट्राइबल एरिया से ही ज्यादातर होके निकल रहा है, चाहे वो राजस्थान के ट्राइबल एरिया हो या मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया हो। ट्राइबल एरिया को इसमें कवर किया गया है, मैक्सिमम ट्राइबल एरिया पे ही फोकस है, ताकि वहां इस हाईवे पे जो भी कोई रोजगार वगैरह के साधन हो तो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं उनको ज्यादा फायदा हो, पहली चीज। दूसरा क्या हो रहा है कि वहां पे अब हाईवे निकलेगा तो जमीन के लिए लोगों की, कईयों की जमीन आ रही है तो उनसे जमीन ली जाएगी, उनको बदले में उसका पेमेंट किया जाता है, जो भी उसका कॉस्ट होता है। लेकिन कुछ लोगों, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हो या कोई भी माफिया हो या कोई भी एक आम इंसान हो, उन्होंने उन ट्राइबल लोगों की जो जमीन है उनको खरीद रखा है या कब्जा कर रखा है, कई सारी चीजें आ रही है। तो उनको छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से कोशिश, उसी को लेके ये काफी चर्चा में है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वैसे माफिया तो आजकल उत्तर प्रदेश में चर्चा में है ही। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची निजी पार्टियों को, प्राइवेट पार्टीज को या कोई भी प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट फैक्ट्री, कंपनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, किसी को भी खनन के लिए, ये खनन से जुड़ा है, बाकी नॉर्मली भी ये इसी में ही आता है, जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को अवैध घोषित करने का प्रावधान करती है। तो जो ट्राइबल
जमीन है उसको किस में है, किस अनुसूची में है, क्या किसी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ये ट्राइबल जो अनुसूचित जनजाति जाति उसकी जमीन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की किस अनुसूची में है, तो ये दे रखा है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग राज्यपाल गवर्नर सार्वजनिक एक अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकते हैं कि पार्लियामेंट या राज्य के कोई भी विधानमंडल का कोई भी विशेष अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र जो है या उसके किसी भी हिस्से पे लागू होगा या नहीं होगा, ये राज्यपाल आदेश दे सकता है। और ये 5वीं अनुसूची के तहत इसमें खनन भी आता है और ओवरऑल सब चीजें आती है कि जनजाति भूमि का निजी पार्टियों को हस्तांतरण अमान्य घोषित किया जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो नॉर्थ ईस्ट है उसका ये कल्चरल हेडक्वार्टर एक्चुअली कहाँ पे है? सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये दीमापुर में है। देखिए भारत में जो रीजनल सांस्कृतिक केंद्र हैं वो 7 हैं, टोटल 7 हैं। जैसे नॉर्थ सेंट्रल की बात करते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है उत्तर मध्य का। या फिर हम नॉर्थ रीजन की बात करें तो नॉर्थ का कहाँ पे है? पटियाला में है, पंजाब में। या फिर हम वेस्टर्न क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र की, तो वो उदयपुर में है। या फिर इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें जो अभी हमने पढ़ा, ये नॉर्थ ईस्ट का ये दीमापुर में है। ईस्टर्न रीजन की बात करें पूर्वी क्षेत्र की, तो ईस्टर्न रीजन का जो है वो कोलकाता में है। इसके अलावा सदर्न रीजन की बात करें तो सदर्न रीजन का थंजावुर में है। और जो साउथ वेस्ट रीजन है, दक्षिण मध्य क्षेत्र, उसकी बात करें तो साउथ वेस्ट का नागपुर में है। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में निहित नहीं है? मौलिक अधिकार आप समझ गए होंगे फंडामेंटल राइट्स की, ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है? देखिए आर्टिकल 21 है, ये मौलिक अधिकारों में इंपॉर्टेंट देखा जाता है। मूलभूत अधिकार है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है जैसे आर्टिकल 21 है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। और इसमें कई सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पे दिए हैं, लेकिन अभी जो इसमें आते हैं मौलिक अधिकार में, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आप अपनी इज्जत के साथ जिए, यह अधिकार, आपको पोल्यूशन फ्री हवा मिले और स्वच्छ पानी मिले, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। सुरक्षा का अधिकार हो, आजीविका का अधिकार भी आपका अधिकार है, अनुच्छेद 21 में जो आता है। और निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, आपके स्वास्थ्य का अधिकार है। आप है जो 14 ईयर की एज तक जो राइट टू एजुकेशन है, निशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक की उम्र तक, ये भी राइट इसमें आर्टिकल 21 में ही आता है। निशुल्क सहायता का, विधिक सहायता, आपको जो कानूनी हेल्प है वो निशुल्क मिले। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हो, या राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार। या अनुच्छेद 19 में जो 6 कैटेगरी है, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी जिसको कहते हैं, प्रदर्शन वगैरह। लेकिन जो हड़ताल करते हैं आप, ये हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं आता है। ये जो आप आंदोलन वगैरह करते हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के बेस पे करते हैं। प्रदर्शन अथवा धरना देने का अधिकार शामिल है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं या धरना दे सकते हैं, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हाल ही में समाचारों में देखा गया लामू द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये लामू द्वीप समूह यहाँ ये थ्रू आउट चर्चा में रहता है। यहाँ पे लूट लिया जाता है लोगों को, इधर से जो निकलते हैं। केन्या में है, ये पूर्वी अफ्रीका के केन्या में है, हिंद महासागर में है, ये चर्चा में है, रहता है।
इसको जरूर मैप में देखिएगा आप। पीएम कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें कहा गया है कि आप अपने खुद से सोलर है जो आपकी जमीन पे लगा सकते हैं, और जो ग्रिड है उसको आप सोलर बेच भी सकते हैं। इसमें 25% का आपको सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं अपने घर पे, तो ये काफी अच्छी चीज है, ये सही है। पीएम कुसुम योजना है, इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सही नहीं है, क्योंकि जो पीएम कुसुम योजना है इसको लॉन्च किया गया था MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ये नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने लॉन्च किया था, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड सही नहीं है। सही पूछा है, पहला सही है। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर ये दे रखे हैं, इन पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाल ही में खबरों में रही समृद्धि योजना का संबंध किससे है? समृद्धि योजना क्या है? समृद्धि योजना शुरू की है ये MEITY ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसने ये शुरू किया था इसको, और ये पार्ट है स्टार्टअप का। इसमें जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उनको फंडिंग दी जाती है, एक साथ एक कौशल के साथ उनको एक साथ जोड़ने में, स्किल के लिए ये मदद करती है। ये योजना है जो स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटे की बात हो रही है। राजकोषीय घाटा ये आपको पढ़ाया हुआ है कि होता क्या है। कम राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। सही पूछा है, तो ये सही नहीं है कि राजकोषीय घाटा होगा, कम होगा तो कर्ज बढ़ जाएगा। राजकोषीय घाटा कम होगा तो कर्ज बढ़ेगा नहीं। उच्च घाटे को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। ये भी सही नहीं है। देखिए, राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा इसका मतलब है कर्ज का बोझ बढ़ेगा, और राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा तो अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव संकेत नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा ज्यादा होने का मतलब है नेगेटिव जा रहे हैं, लोन ज्यादा ले रहे हैं, जैसे आज पाकिस्तान की हालत है, वो लोन पे कर्जे पे ही चल रहा है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। कम राजकोषीय घाटा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ज का बोझ बढ़ेगा। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस क्या होता है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। एक्चुअली एक संख्या जैसा लेबल होता है एक हर कंप्यूटर, लैपटॉप, जितना भी चीजें हैं, इन सबका एक आईपी एड्रेस होता है, और वो अलग अलग होता है। इस तरीके का होता है, ये कुछ 192.0.2.1 या किसी का 192.23020, इस तरीके से ये ऐसा कुछ होता है। आप भी अपने कंप्यूटर पे जाकर सर्च करते हैं गूगल में व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो आ जाएगा, आप चेक कीजिएगा, मोबाइल कंप्यूटर सब में मिल जाता है ये। इसमें टोटल 32 बिट्स होते हैं। अभी जो IPv4 है इसमें 32 है। पहले जो 98 में चलता था एक IPv6 आईपी एड्रेस V6 था, उसमें जरूर 128 बिट्स थे, लेकिन IPv4 है, इसमें 38 बिट्स होते हैं। इसका काम एक्चुअली इंटरनेट इंटरफेस करना है। ये आईपी एड्रेस ही है जो आपका जो नेटवर्क है उसकी पहचान करता है, और दूसरा ये आपकी लोकेशन भी बताता है।
और इसको इसीलिए ये जो संख्या है डिजिट इनमें इसलिए दिया गया है, इसको दशमलव कहें या फिर हेक्साडेसिमल कहें, इसमें इसलिए दिया जाता है ताकि इंसान के लिए इसको पढ़ना और इसको यूज में लेना आसान हो जाए। ये इसका करेक्ट आंसर है। आईसीटी में पूछे जाते हैं ऐसे। कौन सा मिलान सही नहीं है, इनमें से गलत कौन सा है? चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, ये सही है। पेंगोंग जार जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जो चंद्रताल है ये हिमाचल प्रदेश की एक बहुत अट्रैक्टिव झील है और ये लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। पेंगोंग जार जम्मू कश्मीर, ये सही है। पिछोला लेक, पिछोला उदयपुर में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, उदयपुर राजसमंद वाले एरिया में है ये। कोलेरू आर्द्र भूमि कर्नाटक, कोलेरू जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ये डी इसका सही आंसर है। गलत पूछा गया था, गलत कौन सा है? सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारतीय ब्रिटिश सहयोग हेतु गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र में, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी के साथ लंदन गई थी। उन्हें वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखिए ये सही है कि वो गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन में गई थी, लेकिन वो पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई थी। सरोजिनी नायडू है जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गई थी, पहले में नहीं गई थी। तो स्टेटमेंट पहला सही नहीं है। ये सही है। 1925 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा, वो कानपुर अधिवेशन था। कानपुर अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष नहीं बल्कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य निधि से बनाए गए कुओं, तालाब, स्नान घाटों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता? स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पैसे से बनाया है, राज्य निधि से कोई भी कुआं, तालाब या कोई भी स्नान घाट, जो घाट हैं, उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में है? देखिए आर्टिकल जो 15(1) और 15(2) है, उसमें राष्ट्र को धर्म हो, नस्ल हो, जाति हो, लिंग, सेक्स, जन्म स्थान, ऐसे कई पहलू के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15(1) और 15(2) में लिखा गया है। और ये प्रावधान ये भी निर्धारित करते हैं कि आपको किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी मनोरंजन की जगह है या कोई और अन्य ऐसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है, उनकी सुविधाओं तक पहुंचने या उनका यूज करने के लिए किसी भी व्यक्ति पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 15 में ही है सब चीजें। ये इसका करेक्ट आंसर है। कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये सही नहीं है। कावेरी नदी है ये एक साउथ की बहुत होली रिवर है, पवित्र नदी है, और इसका जो उद्गम होता है, ये निकलती है, ये साउथ वेस्ट कर्नाटक से निकलती है। एक्चुअली साउथ वेस्ट कर्नाटक में वेस्टर्न घाट से निकलती है, और वेस्टर्न घाट में भी जो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है वहां से निकलती है, और कर्नाटक और फिर उसके बाद तमिलनाडु में जाती है, और फिर ये वहां से बहते हुए जो
ईस्टर्न घाट है वहां पहुंचती है और एक बहुत बड़े झरने की सीरीज बनाती है, जो वाटरफॉल है उन वैसा वाटरफॉल सीरीज बनाती है, और फिर वाटरफॉल के सीरीज के रूप में ये नीचे उतरती है ईस्टर्न घाट में ये जो पुडुचेरी है वहां पे, और पुडुचेरी से फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तो ये स्टेटमेंट पहला सही नहीं है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ और तीस्ता। ये सही है। अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ इसकी सहायक नदी है, लेकिन तीस्ता जो है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी नहीं है। सही कौन सा है? दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, कावेरी नदी को तमिल में पोन्नी भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में? अभी सूडान, अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, अखबार न्यूज देखते हैं जो, तो आपको पता होगा सूडान में क्या चल रहा है। सूडान दक्षिण सूडान से ही अलग होकर सूडान बना है। सूडान में 30 साल तक बशीर की सरकार रही और उसने एक तरीके से तानाशाही करके हुकूमत की, वो हटा नहीं। उसके बाद 2 जनरल थे, उन्होंने उसको हटाया 30 साल बाद, और ये 2 जनरल थे, एक तो बुरहान और एक मोहम्मद दमदम, कुछ ऐसा नाम है, ये 2 जनरल थे, इन्होंने इसको हटाया। और अब पहले तो ये आर्मी और वहां के लोगों के साथ मिलकर सरकार चल रही थी। अब ये दोनों ही जनरल आपस में लड़ रहे हैं, और अब हो क्या रहा है वहां पे, पहले लोग हों या कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी व्यापारिक संस्थान है, जो भी दिख रहा है उसको लूट रहे हैं और फिर उसके बाद उसको जला दिया जा रहा है। आपने जो अफगानिस्तान में पिक्चर देखी थी वो तो कुछ भी नहीं है। सूडान में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, कई देशों की मिलिट्री वहां पे है, लेकिन ये दोनों ही जनरल लड़ रहे हैं। एक है जिसके पास आर्मी है और दूसरे के पास है जो रैपिड फोर्स है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, उस तरीके की फोर्स है इन दोनों के पास ही, और ये लड़ रहे हैं। सूडान का आप मैप जरूर देखिएगा। सूडान में लगभग 4.5 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, और उसमें से 91-92% है मुस्लिम आबादी है, 5 to 6% क्रिश्चियन है। ये इसका यहाँ की पॉपुलेशन है। अब भारत सरकार ने अभी एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन कावेरी। इसको लेके और यहाँ पे राजनीति हो गई है। अब पॉलिटिक्स तो खैर हर जगह हर चीज पे होती है, हमारे यहाँ पे एक दुर्भाग्य है कि हर चीज में पॉलिटिक्स होती है। अब राजनेता तो राजनीति करेंगे, इसमें गलत भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी क्यों रखा है। ऑपरेशन कावेरी इसलिए रखा है कि कर्नाटक में अभी चुनाव है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन कावेरी रखा है। ये जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर है उनका कहना है। अब इसकी सच्चाई क्या है, गवर्नमेंट का इस पे अलग कहना है। गवर्नमेंट का कहना है कि कावेरी तो तमिलनाडु में भी है और पुडुचेरी में भी है। दूसरा, ज्यादातर लोग कर्नाटक और तमिलनाडु इस रीजन के हैं, इसलिए रखा है। और एक तीसरा जो रीजन बताया गया है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये साउथ वेस्ट कर्नाटक से निकलती है, फिर उसके बाद ये पश्चिमी घाट में जाती है, और उसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका है पश्चिमी घाट में, वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर ये जो साउथ ईस्ट है वहां पे बहते हुए फिर ईस्टर्न घाट में जाती है, और फिर झरनों से नीचे उतर के पुडुचेरी से बंगाली खाड़ी में जाती है। तो ये इससे की बहुत सारी जो अड़चने हैं उनको पार करके और फिर ये अपने डेस्टिनेशन पे बंगाली खाड़ी में पहुंचती है। तो ये एक इंस्पिरेशन लेकर ये नाम रखा है। कई सारे तर्क है, जो भी हो राजनेता राजनीति करेंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी जो भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं उनमें से काफी लोगों को निकाला जा चुका है, और ये ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन को डायरेक्ट लीड कर रहा है जो विदेश राज्य मंत्री है वी मुरलीधरन, वो सऊदी अरब के जेद्दा में बैठे हैं और वहां से इसको पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी वी मुरलीधरन जो विदेश राज्य मंत्री उनको ही दी गई है, और ये निकाला जा रहा है। पहले चलाया था एक ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन से लाए थे लोगों को, एक ऑपरेशन चलाया था राहत जो यमन से लाए थे लोगों को, भारतीयों को, और एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है। दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ऑपरेशन कावेरी के बारे में।
हाल ही में मिशन शक्ति खबरों में थी, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिशन शक्ति है ये प्योरली महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ योजना है ये। और ये जो 15वां फाइनेंस कमीशन था, 15वां 15th जो वित्त आयोग था, उसकी अवधि क्या थी? 2021-22 और 2025-26, ये 15वें वित्त आयोग की अवधि में ये लॉन्च किया गया है मिशन शक्ति, महिला सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट। लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो लॉर्ड हार्डिंग पे अटैक किया था वो इनमें से किससे रिलेटेड है? ये जो घटना हुई थी, ये अटैक किया गया था इस पे, ये दिसंबर 1930 को अटैक किया गया था, 23 दिसंबर 1913 को, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। इसमें लॉर्ड हार्डिंग है जो सुरक्षित बच निकले थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो रास बिहारी बोस थे ये इसके मेन सूत्रधार थे। अब क्या बताया है इसमें यही है, इसमें इसकी हत्या का प्रयास किया गया था। इसको दिल्ली कॉन्स्पायरेसी कहा जाता है, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी, दिल्ली षड्यंत्र। पहले क्या इतिहास लिखे, क्या सच्चाई, लेकिन अभी यही है। जादुई पिटारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जादुई पिटारा ये जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे ही जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ ली होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और नहीं पढ़ी है तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा, सीखने को मिलेगी, आगे बच्चों के काम आएगी आपके। यह बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण प्रणाली है, ये सही है। बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाया जाए, ये जादुई पिटारा उसी पे बेस्ड है। इसमें केवल खिलौने, पहेलियां और फ्लैश कार्ड शामिल है। देखिए ये एक तो 3 से और 8 साल के बच्चों के लिए है, 3 to 8 ईयर ओल्ड की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए है। दूसरा, इसमें यहां लिख दिया केवल, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल खिलौने, पहेलियां और फ्लैश कार्ड ही नहीं है, इसमें प्ले बुक्स भी हैं, लोकल आपकी जो क्या आर्ट कल्चर है वहाँ का वो भी है, स्टोरी बुक्स भी है, वर्कशीट भी है, पोस्टर भी है, सभी चीज़ें हैं इसमें। ये 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, टोटल 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित नहीं है? महिलाओं का संवैधानिक संरक्षण से संबंधित नहीं है। देखिए जो आर्टिकल 15(3) है, ये महिलाओं के पक्ष में कोई भी राज्य सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है। सपोज कि महिलाओं को पर्टिकुलर इस एरिया में इतना % रिजर्वेशन होगा या इतनी सीटें होंगी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें बना सकती है। आर्टिकल 15(1) क्या है कि सेक्स के बेस पे कोई भी राज्य सरकार भेदभाव नहीं करेगी कि ये पुरुष है ये महिला है, इस बेस पे नहीं करेगी। तो ये भी सही है, ये भी डायरेक्टली महिलाओं से है। अनुच्छेद 51A ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। इसके अकॉर्डिंग इसमें मेंशन है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार निषिद्ध है, ये भी महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 50 है, आर्टिकल जो 50 है वो राज्य की जो न्यायपालिका है उसको और कार्यपालिका को कैसे सेपरेट रखा जाए उसके लिए ये कदम उठाया गया था। इसका महिलाओं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। डी करेक्ट है। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द वायर और वॉर को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से परिभाषित करता है? पूछा है क्वेश्चन में कि ये वायर और वॉर क्या है। वायर और वॉर है, अभी रिसेंटली जो रिसर्चर है, शोधकर्ता, उन्होंने ये खोज की है, एक जीव की खोज की है। ये जीव है जो वायरस को का भक्षण करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये कि वायर और वॉर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उपकरण आईसीटी प्रदान नहीं करता? कौन सा आईसीटी प्रदान नहीं करता है?
इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। देखिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? G20 पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या इसलिए है जो G20 के बारे में आपको डिटेल में बताया गया। एक अलग से G20 पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, या फिर आप अपने लेवल पे भी G20 की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा। सदस्य कौन सा नहीं है G20? इसका मतलब इसमें 20 इसके सदस्य हैं, जिनमें से 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। 20 देश और यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 बनाते हैं। अब इसका पहले बता दिया है, मैं एक बार और आप नोट कर सकते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। ये टोटल इसके मेंबर हैं। अब इसमें कौन सा नहीं है? स्वीडन G20 का मेंबर कंट्री नहीं है। G20 है एक अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह जो पूरे ग्लोबली जो GDP उत्पादन है इसका 80% ये कवर करता है और वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन इसमें आ जाती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए 19वीं सेंचुरी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक था अगस्ट काम्टे, उसने स्थापित किया था ये सिद्धांत। और इसकी गतिविधि जो भी है उसके साथ ही जो ज्ञान है उसका एक सामान्य एक जनरल क्या दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण होना चाहिए वो इसमें है। वो एक व्याख्या जैसा व्याख्यात्मकता है वैसा होना चाहिए। हाल ही में सुर्खियों में रहे अभिलाष टॉमी किससे संबंधित है? अभिलाष टॉमी है, 20 साल तक इन्होंने सेवाएं दी है, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्योंकि जो गोल्डन ग्लोब रेस है 2000 ये जो गोल्डन ग्लोब रेस थी 2022 की, उसकी तैयारियों को ये पुख्ता करना चाहते थे और इसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अभी इन्होंने दूसरा सेकंड रैंक आई है, इनकी दूसरा स्थान हासिल किया है। ये और भी चर्चा में इसलिए हो जाते हैं कि ये पहले एशियाई है, पहले एशियाई व्यक्ति हैं ये, और पहले भारतीय तो हो ही गए अगर पहले एशियाई है तो, जिन्होंने ये रेस पूरी की है। अभी तक किसी भी एशियाई ने ये समुद्री रेस पूरी नहीं की थी। ये दक्षिणी हिंद महासागर से में होती है। देखिए 2018 में गए थे, ये ग्लोबल जो गोल्डन ग्लोब रेस हुई थी 2018 में, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इनकी जो नौका है वो दक्षिणी हिंद सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और ये काफी चोटिल हो गए थे। इनको बचाने के लिए भारतीय जो नौसेना है उसने ऑपरेशन रक्षम शुरू किया था, ऑपरेशन रक्षम, इनको बचाने के लिए, और इनको सफलतापूर्वक बचा लिया था और बाद में है जो इनको ट्रीटमेंट वगैरह मिला। अब इन्होंने 2022 में ये सेकंड रैंक हासिल किया, दूसरा स्थान हासिल किया, सक्सेस रहे हैं इसमें, इसलिए चर्चा में है। ये भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं और इन्होंने रिटायरमेंट लेकर ये गोल्डन ग्लोब रेस जीती है। ये इसका करेक्ट आंसर। ये कमांडर थे इसमें, भारतीय नौसेना में कमांडर पद पे रह चुके हैं ये। एक शोध अध्ययन के निष्कर्षों को किस सीमा तक सामान्य किया जा सकता है? किसी सीमा तक सामान्य किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कोई शोध है उसके जो निष्कर्ष है उसको किस सीमा तक सामान्य किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? देखिए किसी शोध के जो शोध अध्ययन है उसके जो निष्कर्ष है उनको सामान्य बनाने की जो सीमा होती है उसको एक बाह्य वैधता कहा जाता है, इसको बाह्य वैधता कहा जाता है। मिशन यूथ, जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम अवार्ड मिला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मिशन यूथ, मिशन यूथ ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अभी रिसेंटली पीएम अवार्ड मिला है इसमें
और इसमें 15 से और 35 साल की उम्र के जो आयु के लोग हैं उनको मेनली फोकस किया गया है। युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में ये एक पहल शुरू की है, मिशन यूथ। और आजकल जम्मू कश्मीर के काफी युवा बाहर आके और चीजें बता भी रहे हैं कि पहले के बजाय कैसा क्या हो रहा है। मनी मार्केट का काम कौन सा नहीं है? इनमें से मनी मार्केट का कार्य नहीं है। मनी मार्केट, एक्चुअली मनी मार्केट को मुद्रा बाजार कहते हैं और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए जो मनी है वो प्रोवाइड करवाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुद्रा बाजार ही मनी मार्केट होता है। अब विदेशी मुद्राओं की बिक्री और खरीद की सुरक्षा प्रदान करना ये इसका काम नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का काम नहीं है। सरकार और प्राइवेट जो संगठन है उनको लघु अवधि धन प्रदान करना, बिल्कुल ये इसका काम है। व्यापारियों को उनके डेली रूटीन के लिए, ये भी लघु अवधि के लिए। तो ये सी इसका काम नहीं है, सी राइट आंसर है। आप लाइक जरूर करके जाइएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, मैक्सिमम टाइम दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है जरूर पूछिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।